स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। देखिए, अगर सिविक्स या पॉलिटी को गहराई से समझना है ना, तो इंडिया की एग्जीक्यूटिव ब्रांच को एक बिल्डिंग की तरह देखना पड़ता है। और आज हम इस बिल्डिंग का एक ऐतिहासिक आर्किटेक्चरल टूर करेंगे। खासतौर पर सिविक्स के स्टूडेंट्स के लिए संविधान के इन हिस्सों को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज देश के दो सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर डिटेल में चर्चा होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हमारे 5 स्टॉप्स हैं यहाँ। पहले द हाईएस्ट ऑफिस, फिर चुनाव की जटिल प्रक्रिया यानी द इलेक्शन मेज। उसके बाद हम पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर की डिबेट को समझेंगे और आखिर में रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट को डिकोड करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, द हाईएस्ट ऑफिस। संविधान में ये पद आखिर इतना ऐतिहासिक और गरिमामय क्यों है, चलिए समझते हैं। देखिए, संविधान का आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 साफ कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, पर आखिर उनका असल रोल क्या है? दरअसल वो टिट्युलर हेड ऑफ स्टेट होते हैं। आसान भाषा में कहें तो वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। वो देश के प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन हैं और सबसे बड़ी बात, वो देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉलिडेरिटी के प्रतीक हैं। ये एक ऐसा ऑफिस है जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखता है। अब सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की शर्तें क्या हैं? आर्टिकल 58 ने कुछ कड़ी क्वालिफिकेशंस तय की हैं, जैसे कैंडिडेट का भारत का नागरिक होना लाजमी है, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा इलेक्शन लड़ने के योग्य होना चाहिए और सबसे जरूरी बात, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रिक्ट नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि इस सबसे ऊंचे पद की गरिमा हमेशा बनी रहे। यहां पर एक दिलचस्प ट्रिविया सामने आती है। प्रेसिडेंट की टैक्स फ्री मंथली सैलरी 5 लाख रुपए होती है और इसके अलावा ऑफिशियल रेजिडेंस के तौर पर मिलता है राष्ट्रपति भवन, जो अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े और ऐतिहासिक राष्ट्राध्यक्ष आवासों में से एक है। काफी फैसिनेटिंग बात है ना? खैर, अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे सेक्शन पर, द इलेक्शन मेज। देश के इस सबसे बड़े पद के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आम चुनावों से बिल्कुल अलग और थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सिविक्स की पढ़ाई में अक्सर ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती। ये दरअसल एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब आम नागरिक सीधे वोट नहीं डालते, बल्कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, जो फिर प्रेसिडेंट को चुनता है। यहां ध्यान से समझना जरूरी है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में आखिर बैठता कौन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स यानी चुने हुए एमपीज और स्टेट्स के इलेक्टेड एमएलएज ही शामिल होते हैं। यहां एक कैच है, नॉमिनेटेड मेंबर्स को जानबूझकर बाहर रखा गया है ताकि चुनाव पूरी तरह से डेमोक्रेटिक मैंडेट पर ही आधारित हो। अब ये चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए होता है। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसका माथ काफी आसान है। स्टेप 1 में मेंबर्स किसी एक कैंडिडेट को वोट देने के बजाय अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें 1, 2, 3 ऐसे रैंक करते हैं। स्टेप 2 में चेक होता है कि क्या किसी कैंडिडेट ने फिक्स्ड कोटा हासिल किया है। अगर नहीं, तो स्टेप 3 में सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है और फिर उसके वोट्स दूसरे कैंडिडेट्स को तब तक ट्रांसफर होते हैं जब तक कोई उस इलेक्टोरल कोटा तक ना पहुंच जाए। अब यहां एक और बहुत ही अहम डिटेल आती है। हर एमपी और एमएलए के वोट की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। एक एमएलए के वोट की वैल्यू दरअसल उसके स्टेट की टोटल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ एमएलएस के हिसाब से तय होती है। इस मैथमेटिकली ब्रिलियंट फॉर्मूला का मकसद ही यही है कि अलग अलग आबादी वाले स्टेट्स के बीच बराबरी बनी रहे। सेंटर और स्टेट्स के बीच पैरिटी मेंटेन करने का यह कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन सच में किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। संविधान ने इस गरिमामय पद को कई ऐसी शक्तियां दी हैं जो आमतौर पर ज्यादा चर्चा में नहीं आती हैं। इन पावर्स को गहराई से समझने के लिए संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कोट बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पर देश पर शासन नहीं करते। वो सिर्फ एक प्रतीक हैं। ये लीगल रियलिटी बताती है कि शक्तियां जरूर हैं, पर उनका डायरेक्ट इस्तेमाल काफी कम ही होता है। इन पावर्स को याद रखने के लिए इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट लेना बेहतर होगा। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना या यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करना शामिल है।
वहीं अगर मिलिट्री पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट हमारी डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं और पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ युद्ध या शांति की घोषणा भी कर सकते हैं। पर बात सिर्फ वहां खत्म नहीं होती। प्रेसिडेंट के पास वास्ट फाइनेंशियल, जुडिशियल और डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं। जुडिशियल पावर्स में एक काफी बड़ी शक्ति है पार्डन, यानी माफी की शक्ति। मतलब प्रेसिडेंट किसी भी दोषी की सजा को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं या मौत की सजा को पूरी तरह माफ भी कर सकते हैं। और डिप्लोमेटिक लेवल पर देश की सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन की जाती हैं। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और क्रूशल पार्ट पर हैं, प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर। यही हमारे पार्लियामेंट्री डिजाइन की असली बुनियाद है। यहाँ पूरी तरह से डे जोरे वर्सेस डिफैक्टो का कॉन्सेप्ट काम करता है। देखिए, प्रेसिडेंट डे जोरे यानी कानूनी तौर पर हेड हैं, वो सेरेमोनियल हेड हैं और संविधान के सबसे बड़े डिफेंडर हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर डे फैक्टो यानी आमतौर पर एक्चुअल हेड होते हैं, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, जो लोकसभा में मेजॉरिटी कमांड करते हैं और कैबिनेट को लीड करते हैं। प्रेसिडेंट के पास बेशक शक्तियां हैं, पर उन्हें कैबिनेट की एडवाइस पर काम करना होता है, और यही पावर का बैलेंस इंडियन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के आखिरी पिलर पर, रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये संविधान का एक बेहद जरूरी बैकअप प्लान है। देश का सेकंड हाईएस्ट ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट से थोड़ा अलग होता है। इसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी शामिल होते हैं, और स्टेट असेंबलीज का इसमें बिल्कुल कोई रोल नहीं होता। क्वालिफिकेशंस में एक खास शर्त यह है कि इन्हें राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य होना ही चाहिए। यहां एक बड़ा आम सा सवाल आता है कि जब प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट आखिर डे टू डे करते क्या हैं? दरअसल उनका सबसे बड़ा रोल होता है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं ना, वैसे ही राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को चलाना और संभालना वाइस प्रेसिडेंट की रोजाना की ड्यूटी होती है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह स्टेप अप करना पड़ता है। ये उन सिवियर सिचुएशंस में होता है जब सिटिंग प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, वो रिजाइन कर दें, उन्हें इम्पीच किया जाए, या बीमारी के कारण वो अपनी ड्यूटीज ना निभा पा रहे हों। हालांकि ये रोल टेम्परेरी होता है। एक एक्टिंग प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने तक काम कर सकते हैं, जिसके अंदर नए इलेक्शंस होना अनिवार्य है। तो पूरे स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये समझ आता है कि संविधान के निर्माताओं ने कैसे हर एक रोल को बेहतरीन ढंग से एक दूसरे के साथ बैलेंस किया है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल जहन में छोड़कर जाना काफी जरूरी लगता है। एक सच्ची डेमोक्रेसी में क्या संविधान का एक सेरेमोनियल डिफेंडर किसी एक्टिव और पावरफुल हेड ऑफ गवर्नमेंट जितना ही अहम है? इन दोनों रोल्स का आपसी तालमेल ही दरअसल हमारी डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी की असली बुनियाद है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।